प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ, और विशेषकर इसलिए भी धन्यवाद करता हूँ कि आप समय समय पर लोगों की आवाज़ उठाते रहते हैं। और आज जैसे कि आपने अभी बताया कि हमने पार्टी का गठन नहीं, पार्टी की कार्यकारिणी का गठन कर रहे हैं। पार्टी तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में बनाई थी, उस टाइम गठन हो चुका है। यहाँ प्रदेश कार्यकारिणी का हमने गठन किया है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी हैं दीपक बाबू निकालजे जी, और राष्ट्रीय महासचिव हैं डॉक्टर मोहनलाल पाटिल जी, उनके दिशा निर्देशानुसार हमने नई कार्यकारिणी का गठन किया है। हमारी पार्टी के पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री रामदास अठावले जी होते थे। अभी हमने पिछले दिनों राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष लगाए हैं जिनका नाम दीपक निकालजे जी हैं। उनके निर्देशानुसार हम लोग सभी प्रदेशों के अंदर नई कार्यकारिणी का गठन कर रहे हैं, और लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं तो लोकसभा प्रभारी भी हम नियुक्त कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमने हमारे हरियाणा के जो प्रदेश प्रभारी हैं एडवोकेट दलीवीर भारती जी हैं, जो कि पंचकुला के अंदर रहते हैं, उनको हमने प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया है। और उसके बाद सह प्रभारी एडवोकेट आसिफ अली जी हैं, जो नू मेवात में रहते हैं, पंचकुला से मेवात, हमने वहाँ पे आसिफ अली जी को नियुक्त किया है। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जी हैं जो अनिल बड़गुजर जी हैं। उसके बाद सीनियर उपाध्यक्ष हैं जो श्री सुरेंद्र गोयल जी हैं, जो कि पानीपत में रहते हैं। प्रदेश के जो उपाध्यक्ष हमने जो लगाए हैं वो राजेश जियों को लगाया है, और प्रदेश के जो महासचिव लगाए हैं वो पूर्व में तहसीलदार रहे हुए हैं जयवीर रंगा जी, उनको हमने लगाया है। प्रदेश के जो सह सचिव लगाए हैं हमने वो हमारे डीपी सिंह जी लगाए हुए हैं, जो बड़े सोशल काम करते हैं। अन्ना मूवमेंट के अंदर भी उन लोगों ने योगदान दिया था, उनको लगाया है। ऐसे ही प्रदेश के जो हमने एक सचिव लगाए हैं उनका नाम वजीर चंद है, जो कि यहाँ पर तहसीलदार रह के गए हुए हैं, जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ पर तहसीलदार रहे हैं वजीर चंद जी, उनको हमने सचिव नियुक्त किया है। इसी प्रकार प्रदेश के हमने यहाँ पर 4 अभी प्रवक्ता लगाए हैं। उसमें एडवोकेट आरती जी हैं, कैथल से, बाकल गाँव से है, नई युवा लड़की है जो आवाज़ उठाती रहती, बुलंद आवाज़ करती रहती है। उसके कामों को देखते हुए आरती बाकल जो है एडवोकेट, उनको हमने प्रदेश की प्रवक्ता नियुक्त किया है। उसी कड़ी में एडवोकेट सुरेंद्र राठी जी को भी प्रदेश का प्रवक्ता नियुक्त किया है। श्री सुरेश गंगाना जी हैं जो पूर्व में चेयरमैन रहे हैं सोनीपत से, हमने उनको भी प्रवक्ता नियुक्त किया है। एडवोकेट प्रदीप सीमार जी जो हैं हाईकोर्ट के अंदर बैठते हैं, उनको भी प्रदेश का प्रवक्ता नियुक्त किया है। 4 हमने प्रवक्ता नियुक्त किए हैं प्रदेश के अंदर। उसी कड़ी में प्रदेश की लीगल टीम के अंदर हमने यहाँ पर एडवोकेट रिंकू दानिया जी को प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसी प्रकार हमारे साथ में बैठे हुए हैं हमारे किसान मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं हमारे चौधरी हरपाल सिंह जी, इनको हमने नियुक्त किया है। ये किसानों की आवाज़ बुलंद करते रहते हैं, और इसे पहले भी इनके पास ये पद रहा, दोबारा से इनको इसी पद से नवाजा गया है। इसी प्रकार से महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष है डॉक्टर संतोष दहिया जी हैं, जो उनको हमने यहाँ पर अभी महिला मोर्चा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उसी कड़ी में उपाध्यक्ष महिला मोर्चा जो है उषा रानी को हमने बनाया है, और प्रदेश सचिव है जो श्रीमती रीना रानी को बनाया है महिला मोर्चा की। और उसी प्रकार हमने श्रीमती रेखा ग्रोवर जी हैं, उनको महासचिव नियुक्त किया है, जो कि इसराना से हैं, जो सोशल काम करती रहती हैं। ये महिला टीम हमने तैयार की है। उसी प्रकार प्रदेश प्रचार मंत्री जो हैं श्री कुलदीप सीमार जी हैं, जिनको प्रचार मंत्री हमने नियुक्त किया है। आईटी सेल के जो अध्यक्ष हैं श्री ललित कुमार जी हैं, जो आईटी सेल का पूरे प्रदेश को देखेंगे, उनके लिए हमने ललित जियों को हमने तैयार किया है। और इसी कड़ी में अश्विनी कुमार जी हैं, जो कि हिसार से हैं, वो बड़ा अच्छा काम करते रहते हैं, उनको भी आईटी सेल का हमने एक पद दिया है। इसी प्रकार से हमने ना संतों को भी हमारी टीम के अंदर लिया है। उसमें संत कृष्ण कबीर जी हैं, जिनका खरेटी के अंदर एक आश्रम है भव्य, उनको भी हमने पार्टी के लिए सलाहकार के पद पे नियुक्त किया है। संत संजीव दास जी हैं, जो कि फतेहाबाद के अंदर रहते हैं, उनको भी हमने तैयार किया है पार्टी के लिए, वो पार्टी के सलाहकार रहेंगे। स्टार प्रचारक हैं दयाल पहलवान जी, हरियाणा से हैं, करनाल से हैं, उनको हमने पार्टी का स्टार प्रचारक नियुक्त किया है। एक सोनू जी को भी हमने स्टार प्रचारक नियुक्त किया है। सीनू महंत को भी हमने स्टार प्रचारक नियुक्त किया है। उसी कड़ी में प्रदेश के युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हमने लगाए हैं प्रदीप पुनिया जी हैं, जो कि असंध के अंदर रहते हैं, उन्होंने युवा की बागडोर संभाली है। उसी कड़ी में प्रदेश युवा महासचिव श्री मनीष सीमार जी को हमने नियुक्त किया है। ये हमने एक प्रदेश कार्यकारिणी नियुक्त की है। और आने वाले चुनाव के लिए हमने 10 लोकसभा प्रभारी हमने तैयार किए हैं। उनकी एक लिस्ट मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव आने वाले हैं।
केंद्र के अंदर पिछले चुनाव में हमारा गठबंधन रहा है। अब की बार भी हमारे जो अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा अनुसार हम वो चीज करेंगे, लेकिन अभी हमारे को निर्देश मिले थे कि 10 के 10 लोकसभा पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, तो हमने वहां पर प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं और 10 के 10 लोकसभा पे चुनाव लड़ने के लिए हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं। उस कड़ी में हमने हरियाणा की एक अंबाला लोकसभा है, वहां से हमने अरविंदर सैनी जियों को हमने तैयार किया है। उनको हमने वहां का हमने अंबाला का प्रभारी नियुक्त किया है, अरविंदर सैनी जियों को। उसके बाद सह प्रभारी जो वहां के लगाए हैं, टोनी जियों को लगाया है हमने, जो पंचकुला में रहते हैं। उसके बाद दूसरी विधान लोकसभा जो आ जाती है वो है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से प्रभारी हमने ईश्वर कश्यप जियों को नियुक्त किया है और सह प्रभारी वहां पे एडवोकेट आरती जियों को किया है हमने। उसके बाद आ जाती है तीसरे नंबर पर लोकसभा है सिरसा, जो कि रिजर्व सीट है। वहां के लिए हमने प्रभारी श्री बलविंदर चौहान जियों को नियुक्त किया है और सह प्रभारी श्री विनोद माथुर जियों को नियुक्त किया है, जिनके दादाजी पहले दनौदा से थे और वो पहले भी यहाँ पे विधायक रह चुके हैं और मंत्री रह चुके हैं भारत आजाद होने से पहले। उसके बाद हमने इसी कड़ी के अंदर हिसार लोकसभा आ जाती है, वहां के लिए हमने प्रभारी श्री सुरेंद्र बोरिया जियों को नियुक्त किया है और सह प्रभारी श्री राजेंद्र सिंह जियों को हमने, जो कि हासी से हैं, उनको नियुक्त किया है। उसी कड़ी में लोकसभा करनाल आ जाती है, हमारे वहां के प्रभारी श्री सुरेंद्र गोयल जी रहेंगे और सह प्रभारी हमारे साथ बैठे हुए हैं श्री अशोक ग्रोवर जी, ये वहां के सह प्रभारी रहेंगे। उसी कड़ी में हम सोनीपत में आ जाते हैं। सोनीपत के अंदर जो लोकसभा प्रभारी हमने डॉक्टर मुकेश शर्मा को हमने नियुक्त किया है और सह प्रभारी की हमने वहां पे जिम्मेवारी जोगिंदर सैनी जियों को दी है। उसी कड़ी के अंदर हमने अभी उसके बाद आ जाती है लोकसभा रोहतक है, वहां पे हमारे प्रभारी श्री जयदीप गुड्डा जी हैं और सह प्रभारी श्री आत्माराम जी हैं, उनको हमने नियुक्त किया है। उसके बाद महेंद्रगढ़ लोकसभा आ जाती है, वहां पे हमने श्री वेद प्रकाश भारती जी हैं, जिनको हमने लोकसभा प्रभारी नियुक्त किया है वहां के लिए। लोकसभा गुड़गांव से हैं, प्रभारी श्री मोहम्मद सलीम खान को हमने वहां के लिए नियुक्त किया है। सह प्रभारी वहां पे डॉक्टर सुदेश हैं, वो वहां पर डॉक्टर सुदेश जी हैं गुड़गांव से, वो सह प्रभारी का कारोबार संभालेंगे वहां पे। उसके बाद क्या है, 10वीं लोकसभा जो आ जाती है वो है फरीदाबाद, वहां से चौधरी लाल सिंह जी हैं, वो वहां के प्रभारी रहेंगे और सह प्रभारी श्री सुशील कुमार जी हैं, वहां के वो सह प्रभारी रहेंगे। तो ऐसे हमने 10 की 10 लोकसभा पे हमने प्रभारी हमारे नियुक्त किए हैं। तो क्या तैयारी है आपकी? 10 की 10 लोकसभा सीटें है, क्या लड़ेगी चुनाव? बिल्कुल चुनाव लड़ेगी, वो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को जो निर्देश रहेगा अंत में वो हम लोग करेंगे। हमने पैसे बताया कि पिछली बार हमारा केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन था, तो हमने हमारे यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ा था। अब की बार अगर राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने डिसीजन लिया चुनाव लड़ने का, अब की बार लिया, तो 10 की 10 लोकसभा पे हम चुनाव लड़ेंगे। हमने हमारे प्रत्याशियों की हमारे पास लिस्ट भी है, लेकिन अभी चुनाव में टाइम बाकी है, तो 10 की 10 लोकसभा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल शिद्दत से लड़ेंगे। हमारे जितने साथी हैं सभी कर्मठ हैं और संविधान में आस्था रखते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं। हमारी पार्टी स्वयं संस्थापक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाई है, तो हम लोग गरीब शोषित की आवाज हमेशा उठाते रहते हैं और हम लोग संयुक्त हैं और आने वाले चुनाव में आपको ये चीज देखने को भी मिलेगी। क्या किसी पार्टी से भी गठबंधन हो सकता है? वो अभी भविष्य में है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आरपीआई 1956 से लेके आज तक सत्ता में रही है। भले ही पार्टी के अलग अलग टुकड़े होते रहे, लेकिन फिर भी हम लोग सत्ता में रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए रहे कि हम गरीब और शोषित को न्याय दिलाना चाहते हैं, और सत्ता में रहना इसलिए है कि सत्ता में रहकर ही हम लोग सभी को न्याय दिलवा सकते हैं। विपक्ष में बैठ के नहीं, विपक्ष में आवाज तो उठा सकते हैं, लेकिन काम सत्ता में रह के हो सकता है। अगर यहाँ पर भी अगर मैं बात करूं, प्रदेश के अंदर अगर हम बात करूं, तो यहाँ पर भी गठबंधन के लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन बतौर शर्त ईमानदारी से सरकार या कोई भी पार्टी हमारे उन मुद्दों के लिए हमारे साथ रहे। जैसे हमारा छत्तीसगढ़ के अंदर चुनाव था, छत्तीसगढ़ के अंदर हमने कांग्रेस से गठबंधन किया, तो वहां पर हमने हमारे मुद्दे रखे थे, भूपेश बघेल सरकार ने वहां पर बनने के बाद उन मुद्दों को पूरा किया और आज भी हमारा गठबंधन है और ऐसे कैसे बन के रहेगा। यहां पर भी हम चाहते हैं कि अगर कोई पार्टी अगर निकल के आती है, उन मुद्दों पे काम करती है, किसानों की बात करें तो अगर किसानों के मुद्दे पे कोई पार्टी हमारे साथ आती है तो हम उनके साथ हैं। कोई पार्टी अगर वहां पर 2018 के शेड्यूल कास्ट के लोगों के जो एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अगर उन मुद्दों को खारिज करे, अगर उन एफआईआरों को खारिज करे, तो हम उनके साथ आने के लिए तैयार हैं। गरीब व्यक्तियों के लिए आजकल मैं बात करूं तो सारी चीजें ऑनलाइन कर दी हैं। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक का नुकसान भी होता है, एक का फायदा भी होता है। तो जो अनपढ़ लोग हैं उनको इसका बहुत बड़ा और जाना भुगतना पड़ रहा है। अगर हम लोग उसको ऑनलाइन कर दिया तो ऑफलाइन के भी रास्ते सरकार ने खोलने चाहिए कि ऑनलाइन कर दिया, अगर कोई त्रुटि होती है तो ऑफलाइन अपने डॉक्यूमेंट देके वो ठीक करवा सके। सुनील जी, ये सरकार है जो बीजेपी की, जी, तो पोर्टल की सरकार बता रहे हैं जी। नहीं, मैं बिल्कुल, ये बात तो खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ये बात बोली है, पोर्टल की सरकार अच्छी बात है,
कि भाई आज की जनरेशन है कि वो नेट की प्रति ज़्यादा वो कर रही है, तो अच्छी बात है, लेकिन उन बुजुर्गों का ही ध्यान रखना चाहिए जो अनपढ़ हैं, जिनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो वो गलत है। मैं इसलिए आपको पहले बता चुका हूँ कि ऑफलाइन भी रास्ता खोलना चाहिए सरकार ने। अभी बात करूँ तो प्रदेश के अंदर क्या है कि बेरोजगारी में हम लोग बहुत पीछे आ चुके हैं। अगर हम बात करें कि आए दिन क्राइम बहुत बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, तो इन चीज़ों पर बिल्कुल अंकुश लगाना चाहिए। और हम चाहते हैं कि सरकार के साथ जैसे केंद्र में थे हम यहाँ भी रहें, लेकिन उन मुद्दों को, उन किसानों के, आपने देखना चाहिए कि अभी किसान हैं वो परेशान थे, हमारे जो जवान हैं वो परेशान थे, हमारे जो अभी टीचर हैं वो परेशान हैं, हमारे जो अभी कर्मचारी हैं वो रोडों के ऊपर अपने ऑफिस के लिए रोडों पे आए हुए हैं पेंशन के लिए। तो उन चीज़ों की वजह से ही हमने ये डिसीजन लिया राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अगर सरकार इन चीज़ों को चुनाव से पहले पूरा करती है तो हम सरकार के साथ चलने के लिए, या विपक्ष के अंदर कोई और पार्टी आती है तो अगर वो पार्टी इन मुद्दों के अंदर साथ रहती है तो उनसे भी बातचीत का दो रास्ता हमारा खुला रहेगा, लेकिन डिसीजन जो भी होगा वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का रहेगा। चलिए, आपकी पार्टी और आप दलित और पिछड़े की राजनीति करते हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर हम देख रहे हैं कि 10 लाख बीपीएल कार्ड काट दिए, फैमिली आईडी को लेकर बड़े इशू आ रहे हैं, चिराग योजना थी इस साल वो उसके फार्म नहीं आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो आपने अभी बात कही कि दलित और पिछड़ों की, हम लोग दलित और पिछड़ों की बात नहीं करते, हम उस आखिरी पंक्ति के व्यक्ति की बात करते हैं जो वास्तव में जरूरतमंद होता है। जरूरतमंद की कोई जाति नहीं होती, सबसे ज्यादा जरूरतमंद तो इसी वर्ग को है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है कि जरूरतमंद क्या है कि हमने आज से 10 साल पहले, हमने 15 साल पहले संसद के अंदर आवाज उठाई थी कि जनरल लोगों के अंदर भी गरीबी रेखा होती है। उस वक्त मजाक उड़ाया गया था इस चीज का, लेकिन अगर आज उन्हीं को 10% आरक्षण दिया गया उन जनरल लोगों को, हमने उनकी भी आवाज उठाई थी। जो भी जरूरतमंद होगा हम उसकी आवाज उठाते रहते हैं। जैसे आपने कहा कि उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, चिराग योजना के लिए क्या कर रहे हैं, अगर उन बातों पे सरकार खरी नहीं उतरी तभी हमने 10 की 10 लोकसभा पे प्रभारी नियुक्त किए हैं और इसीलिए चुनाव लड़ने की हमने तैयारी की। अगर वहां पे सारी बातें ठीक होती तो हम लोग प्रभारी नियुक्त क्यों करते, हम लोग सरकार के साथ रह के सारी बातें करते। आज आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार को भी हम ये चेताना चाहते हैं कि अभी चुनाव में 10 साल हैं, हम पहले आप लोगों के साथ रहें। अगर आप इन गरीब लोगों की आवाज को दबाने का काम करेंगे, इन लोगों को परेशान करेंगे, तो हमारे रास्ते खुले हैं। और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, गरीब लोग हैं, वही सरकार को बनाते हैं। कि एक गरीब व्यक्ति जो होता है ना, उसका 100 गज का मकान होता है, 50 गज का होता है, उसके अंदर जो वोटर है ना, एक क्या होता है कि 10 वोटर होते हैं, लेकिन जो बंगले वाला है जिसकी 2 एकड़ के अंदर कोठी बनी हुई है, उसके अंदर सिर्फ 2 ही वोटर होते हैं और गर्मी लगती है तो शायद वोट डालने भी ना जाए वो व्यक्ति। बनाने वाले ये गरीब आदमी है, इन गरीब लोगों को परेशान ना करे और इन लोगों की आवाज को बुलंद करे। युवाओं को रोजगार चाहिए, हमारे कर्मचारियों को उनकी पेंशन चाहिए और हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको न्याय चाहिए। इन सारी चीज़ों को सरकार पूरा करे तो हम आपके माध्यम से बता